चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मीना, हम क्लास 12th, बुक कौन सी है मीना? बेटा मीना आओ आओ, होशियारपुर से यहाँ आ जाओ। इंडियन सोसाइटी किताब है और उसका हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मीना, वो कौन सा है? चैप्टर 6। नाम क्या है उसका? द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। वेरी गुड मीना। आज हम उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम आगे आ चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के वाया किन टॉपिक पर फोकस किया था? कल हमारा लास्ट फोकस इस टॉपिक पर था कि भाई इंडिया एक स्टेट नेशन की कैटेगरी में मुकम्मल खड़ा है कई वर्षों से। वो एक ऐसे स्टेट के रूप में उभरा जिसने एक ऐसे नेशन का निर्माण किया जो नेशन अलग अलग कल्चरल कम्युनिटी को अपने भीतर समाये हुए है। आज हम अब अलग अलग पहलुओं को आगे पढ़ेंगे, जिसमें पहला मुद्दा आज हम उठाने जा रहे हैं रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। तो दैट इज रीजनलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी विल डिस्कस टुडे। इसकी ओपनिंग लाइंस क्या कहती हैं, उसी से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा मीना। ओपनिंग लाइंस कहती हैं, रीजनलिज्म इन इंडिया is rooted in India's diversity of languages, cultures, tribes and religions. It is also encouraged by the geographical concentration of these identity markers in particular regions and fueled by a sense of regional deprivation. मैं इन तीनों पहलुओं को यहाँ पर समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए मीना, ये बात तो तय है कि हमारा देश पूरे विश्व भर में सोशली एंड कल्चरली बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। और आप देख रही हैं एक जादू मीना, जादू ये है कि मैं सोसाइटी पढ़ा रहा हूँ और साथ में जो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर हैं, अगर कोई उन्हें ढंग से सुन रहा है, वो सारे के सारे इसको समझाने में सहायक हो रहे हैं। मीना, यही आर्ट है टीचिंग की। आप जो पढ़ा रहे हैं पहले तो उसे, आपने जो सब्जेक्ट चुने पढ़ाने के लिए फिर वो, और जो जिस समय पर चुने वो, और फिर जो आगे पीछे चुने, आगे क्या चल रहा है पीछे क्या चल रहा है, यही है मीना। और तो फिर क्या ही है कि नहीं? वरना करा कुछ रहे हैं, दोपहर को सेल पढ़ाया मीना और शाम को पढ़ा रहे हैं राज्यसभा। ऐसा नहीं होना चाहिए मीना। अब जाग गई मीना, एक्टिव है। चलो एक लास्ट तक अब अभी को पकड़ के रखूँगा मैं। तो सोशली और कल्चरली बहुत ही डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, इसको ऐसे लिख देते हैं। डाइवर्स का अर्थ क्या होता है मीना? विविध, विविधताएं हैं बहुत भारत में, है ना। और ये डाइवर्सिटी किसके बेसिस पे हो सकती है मीना? लैंग्वेज एक रीज़न हो सकता है ना। आप मुझे एक बात बताओ मीना, जो एक कंबाइंड पंजाब हुआ करता था, उस पंजाब में से हरियाणा किस आधार पर निकला मीना? लैंग्वेज के बेस पे निकला बेटा। वो हरियाणा नॉन पंजाबी स्पीकिंग एरिया था, है ना, नॉन पंजाबी स्पीकिंग एरिया था। तो लैंग्वेज के बेस पे महाराष्ट्र मराठा लैंग्वेज के बेस पे, गुजरात गुजराती के आधार पर। इतनी बात क्लियर हुई मीना? लैंग्वेज एक बड़ा रीज़न है जो आपको विविधता प्रदान करता है। अच्छा, तो मीना मुझे एक बात बताओ, जैसे गुजराती के लिए गुजरात हो गया, मराठी के लिए महाराष्ट्र हो गया, और तेलुगु के लिए आंध्र और कन्नड़ के लिए कर्नाटक, तो मुझे सही मायने में ये बताओ, क्या ठीक ऐसे ही कोई भाषा के आधार पर निर्माण हुआ झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का? फिर उनका निर्माण किस आधार पर हुआ होगा मीना? मीना, उनका निर्माण होने के कारण कई रहे। एक कारण रहा ट्राइबल डोमिनेंस, दूसरा कारण रहा रीजनल डेप्रीवेशन। रीजनल डेप्रीवेशन, पिछड़ गए थे मीना, ये पिछड़ रहे थे, अपने मूल राज्य से पिछड़ रहे थे। बिहार में ही था झारखंड, पर बिहार से पिछड़ रहा था वो हिस्सा। मध्य प्रदेश में ही था छत्तीसगढ़, पर मध्य प्रदेश के मूल हिस्से से पिछड़ रहा था वो। उत्तराखंड यूपी में ही था उत्तर प्रदेश में, पर यूपी के मूल हिस्से से पिछड़ रहा था वो। रीजनल डेप्रीवेशन एक कारण था मीना। इसके अलावा बहुत बड़ा रीज़न था इकोलॉजी, इकोलॉजी। ओके, और फिर लैंग्वेज भी एक फैक्टर बना। लेकिन देखो, ये बना मेन फैक्टर, तो एक विविधता इस आधार पर भी तो है। ये विविधता किस आधार पर हुई? ये जो ट्राइब वाली विविधता है, ये हम इस ग्राउंड पे मान सकते हैं, दैट इज़
एथनिक है ना, और इनकी एथनिसिटी का ये डिफरेंस किस पर बेस्ड है? रेस है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के बहुत से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप डाइवर्स हो जाते हैं। लैंग्वेज है, रिलीजन है, रीजन भी है, कास्ट है, आप डाइवर्स कई कारणों से होते हैं। एक रीज़न अब हम यहाँ पर बात करें तो मीना, अगर हम भारतीय सरकार के द्वारा इतने लंबे वर्षों तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 का वो जो एक संरक्षण दिया था उसको कंसिडर करें तो सही मायने में विचार करें तो ये धर्म ही के आधार पर रहा होगा, है ना? जो कश्मीर घाटी है पर्टिकुलरली, वहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं थी और वहाँ के नागरिक आप बन ही नहीं सकते थे, रेजिडेंट आप हो ही नहीं सकते थे उस मैनर में। कारण यही रहा होगा कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो परिवर्तित ना हो जाए और बहुत से केंद्र के नियम वहाँ पर लागू नहीं होते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी और उसका बेसिस रिलीजन ही रहा होगा। यही कारण रहा कि आपको वहाँ पर जो सरकारें मिली अब तक, तकरीबन सभी सरकारें जो हैं वो पर्टिकुलर रिलीजन से डोमिनेंट थी और फिर आपको उसी धर्म से जुड़े हुए मुख्यमंत्री भी मिले ना। उसी धर्म से जुड़े हुए मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में मिले। बंगाल में बनर्जी मिली, ममता, पंजाब में बादल मिले, सुखबीर, हालांकि वो मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बन पाए, इच्छा लिए लड़ रहे थे, इस बार कभी भी नहीं। प्रकाश ही ठीक है। पंजाब में क्या मिले ये वैसे समझ नहीं आता इनका पूरा क्या है, पर लोग कैप्टन कहते हैं, अमरिंदर सिंह, है कि नहीं? अब वो मिले मान भगवंत वाले। और कहीं भी चले जाओ, मध्य प्रदेश में कौन मिले? चौहान, शिवराज वाले। यूपी में कौन मिले? योगी आदित्यनाथ वाले। लेकिन सही में जो मुख्यमंत्री आपको मुस्लिम जो मिले हमेशा ही, वो कहाँ मिले बेटा? जम्मू कश्मीर में। संरक्षण था ना, संरक्षण था और डोमिनेंस था एक पॉपुलेशन का, वो एक धर्म से थी और इसी कारण से संरक्षण था। लेकिन वैसे देखा जाए तो वहाँ से ज़्यादा मुस्लिम तो यूपी में रहते हैं, यूपी में ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं नंबर में। ओके, तो डाइवर्सिटी का एक रीज़न रिलीजन भी है हमारे देश में। तो धर्म के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, क्षेत्रों के आधार पर है, नस्लों के आधार पर है, इन सब आधारों पर आपका देश डाइवर्स है, इसमें कोई समस्या नहीं। ये रीज़न्स हैं डाइवर्सिटी के। बट आपको पता है परिवर्तन आ जाता है। जैसे अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप बंगाल गई और बंगाल में आप एक मुस्लिम परिवार से मिली, आप हैरान हो जाएंगे उस मुस्लिम परिवार की बातचीत सुन करके। तो आप कहेंगे वो तो बहुत ज़बरदस्त बांग्ला बोलते हैं, बंगाली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप उत्तर प्रदेश आई और एक मुस्लिम परिवार से मिली, हो सकता है बड़ी ज़बरदस्त हिंदी बोलते हों, थोड़ा थोड़ा उर्दू और फ़ारसी के शब्द भी होंगे। लेकिन फिर हो सकता है कि जब आप कश्मीर जाएं तो वहाँ पे एक लिटरेरी सेगमेंट में बैठें, वो उर्दू में बात करते मिलें और आम जनमानस कश्मीरी में, जिसमें कि अच्छी खासी डोमिनेंस उर्दू फ़ारसी की रहेगी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि धर्म वो वही था, लेकिन जिस रीजन में वो कंसंट्रेटेड थे वो उस रीजन से प्रभावित ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू रिलीजन। यानी कि उनका जो पहनावा, उनका जो खान पान, उनकी जो बोली है वो ज़्यादा प्रभावित उस रीजन से है एज़ कम्पेयर टू देयर रिलीजन। रिलीजन तो है, वो ओवरऑल उनके कल्चर का बेस बन रहा है, बट वो ज़्यादा डोमिनेंस नज़र आ रहा है रीजन का। तो रीजन क्या करता है, ऑलरेडी आप इन सारे डाइवर्स रीजन्स की वजह से डाइवर्सिटी होल्ड किए हुए हैं देश में, और ऐसे में ये सारे के सारे मार्कर्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अगर हम पकड़ें तो उस रीजन के द्वारा और घने कर दिए जाते हैं और कंसंट्रेट करा दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो रीजन इन्हें पकाने वाला ही वो भट्टी है जिसमें पक करके ये मार्कर और ठेठ हो जाते हैं, और ही ठेठ हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो वही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आप तेलुगु बोलने वाले हैं और पंजाब में रहने वाला पर्सन पंजाबी, ये एक बात थी।
इस बात के आधार पर देश में डाइवर्सिटी तो थी, लेकिन उनका जो रीजन पंजाब के रीजन से आइसोलेटेड रहा लंबे वर्षों तक और आपस में कोई कनेक्टिविटी ना रही होगी, इस वजह से उनकी वो लैंग्वेज वाला फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया उनकी आइडेंटिटी के साथ, वो इतना कंसंट्रेट करा दिया गया ड्यू टू दैट आइसोलेशन ऑफ द रीजन्स, कि अब वो पर्सन स्ट्रिक्टली बाउंड हैं अपने उस लिंग्विस्टिक रीजन से ही। तो चाहे बात लिंग्विस्टिक हो, चाहे बात ट्राइब की हो, साथ में वर्ड रीजन ऐड हो ही जाता है, क्योंकि रीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो वही चीज़ वहाँ पर समझाई भी गई है। तो वहाँ लिखा हुआ है कि रीजनलिज्म इन इंडिया इज रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब एंड रिलीजन. It is also encouraged by the geographical concentration of these identity markers in particular regions. और फिर ये fueled होते हैं, इन्हें और ज़्यादा कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करते हैं. That is the geography, that is the regional deprivations. Okay? हम यहाँ पर बात रीजनलिज्म की कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिटी एक अलग चीज़ है, विविधता एक अलग बात होती है. विविधता भारत में है और उसके कारण डाइवर्सिटी भारत में है और उसके अलग अलग वर्जन, ये इस वजह से डाइवर्स है इंडिया, इन वजह से डाइवर्स है इंडिया. ये डाइवर्सिटी कोई समस्या का कारण नहीं है. यही डाइवर्सिटी के साथ आप पर्टिकुलर रीजन्स में कंसंट्रेटेड होते हैं. तो ये जो रीजन में आप कंसंट्रेट हो गए इसमें से किसी भी या कुछ इकट्ठी मिलाकर के डाइवर्सिटी के साथ, तो वो डाइवर्सिटी पर्टिकुलर उस रीजन में एग्जिस्ट करने की वजह से एक आइडेंटिटी आपको देती है, और वो आइडेंटिटी काफ़ी स्ट्रांगली रीजनल हो जाती है, वो रीजनल आइडेंटिटी बन जाती है. और ऐसे में कहीं अगर आप ये जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके, ये रीजन इस रीजन से और यहाँ पर रहने वाले लोगों की फिर अपनी भी एक रीजनल आइडेंटिटी है, तो इन दो रीजनल आइडेंटिटीज़ को अगर ये दिख रहा है कि ये रीजनल आइडेंटिटी काफ़ी पिछड़ी हुई है आर्थिक पैमानों पर, और ये रीजनल आइडेंटिटी काफ़ी विकसित है आर्थिक पैमानों पर, यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त विकसित है, जैसे कि स्कूल, जैसे कि कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सैनिटेशंस, ये सारे तरह के हॉस्पिटल्स. इकोनॉमिक के एंड पर जैसे कि पावर सप्लाई बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, रोड रेलवे कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है. तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर. ये रीजनल आइडेंटिटी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी डेवलप्ड है, रीजनली काफ़ी सुपीरियर और एनरिच्ड हैं, लेकिन ये डिप्राइव्ड हैं. तो ये एडवांटेजियस हैं, ये डिप्राइव्ड हैं. ये चीज़ इनको और ज़्यादा अपने क्षेत्र के साथ जोड़ लेती है कि ये जो लोग हैं, ये जो पर्सन है, ये और ज़्यादा जुड़ता है अपने रीजन के साथ कि वो ये चाहता है कि हमारे रीजन का भी इस रीजन के समान विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र का, हमारे रीजन का विकास अगर होगा तो फिर हम जो इस क्षेत्र में बस रहे हैं अपनी इन आइडेंटिटीज़ के साथ, तो हमारी आइडेंटिटीज़ का भी विकास होगा, हमारी लैंग्वेज का, हमारी ट्राइब का, हमारे रिलीजन का, हमारी एथनिक बैकग्राउंड का भी विकास होगा. सबसे ज़रूरी है हमारे रीजन का विकास होना. तो आपकी अटैचमेंट डे बाय डे अपने रीजन के साथ होती चली जाती है. यहाँ से फिर जो जन्म ले जाता है वो क्षेत्रवाद होता है. यहाँ से जो जन्म ले जाता है वो क्षेत्रवाद होता है, वो रीजनलिज्म होता है. यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्या समस्या थी, आप डाइवर्सिटी तक सीमित थे, ये विविधता है, और आप सभी के सभी इस विविधता के साथ इंडियन है, कोई इशू नहीं है. डाइवर्सिटी है बट यू ऑल आर इंडियन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू हैव दैट कनेक्टिविटी विद द इंडिया एज अ होल. आप पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब कारण ये हो जाता है कि आप भारत में ही किसी न किसी क्षेत्र में रह रहे होंगे ना, रह तो किसी न किसी रीजन में ही रह रहे होंगे. तो ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है. तो इस डाइवर्सिटी के साथ सपोज़ कीजिए कि आप एक लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप हैं, और सपोज़ कीजिए यहाँ रह रहा है एक रिलीजन बेस्ड ग्रुप है.
ये लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी पे खड़ा हुआ एक ग्रुप इस रीजन 1 में रह रहा है, रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी पे खड़ा एक ग्रुप इस रीजन 2 में रह रहा है। असल में दोनों हैं इन विविधताओं के साथ भारतीय ही, और वो भारत से जुड़े हैं। लेकिन हो ये जाता है कि इस रीजन में, क्योंकि आप अपनी एक लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, तो जब बात इस रीजन की होगी तब बात आपकी लैंग्वेज की हो जाएगी कि इस क्षेत्र में ये भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में ये भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। या दूसरी बात ये ऐसे हो जाएगी कि ये भाषा बोलने वाले लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि जिस भी किसी भाषा के साथ आप जुड़े हैं, आप जो एग्रीकल्चर करेंगे, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, आपके जो दिन त्यौहार होंगे, आपकी जो आर्थिक परिस्थितियां बदलेंगी और आपका जो समाज गढ़ा जाएगा, उसका आधार वो क्षेत्र है, वो रीजन है, उसका आधार वो रीजन है। और ऐसे में अगर वो रीजन बाकी भारत के रीजन्स के कंपैरेटिवली और पिछड़ा हुआ है, डिप्राइव्ड है सुविधाओं से या कहीं चीज़ों से, तो आपका अपने क्षेत्र के साथ जुड़ाव और घना होता है इस विचार के साथ कि आप इसलिए विकसित नहीं हो पा रहे, और आपसे जुड़ी अलग अलग आइडेंटिटीज़ इसलिए विकसित नहीं हो पा रही, दूसरे क्षेत्र के आइडेंटिटीज़ से पिछड़ इसलिए रही हैं क्योंकि आपका क्षेत्र उनके क्षेत्रों से पिछड़ रहा है। ऐसे में अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं, अपने कल्चर का विकास करना चाहते हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसे प्रमोट करना चाहते हैं, उसे आगे लेकर के जाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व भारत भर में स्थापित करना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण है कि आपका क्षेत्र विकसित हो। आपको पहले अपना रीजन डेवलप करना होगा, आपको पहले अपने रीजन पे फोकस करना होगा। तो फिर जो मूवमेंट्स चलती हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, जो पार्टीज़ खड़ी होती हैं और उनके पीछे जो लोगों का हुजूम आता है, समर्थन आता है, वो उस रीजन को सेंटर में रख के आता है। तो रीजन स्पेसिफिक पॉलिटिक्स होती है, रीजन स्पेसिफिक ही कैंपेन्स होते हैं, रीजन स्पेसिफिक ही मूवमेंट्स होती हैं, रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग की जाती हैं। तो सेंटर में जो है हर चीज़ के, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, चाहे कल्चरल, चाहे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, उसके सेंटर में जो हो जाता है वो रीजन हो जाता है। दैट रीजन 1 इज़ द सेंटर ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो कल्चरल हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सभी चीज़ों, सभी प्लानिंग का, सभी डेवलपमेंट का आधार वो रीजन है। और वो रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है एक कलेक्टिविटी ने, एक ग्रुप ने, जो ग्रुप बेस्ड है किसी एक आइडेंटिटी पर, और वो आइडेंटिटी इनमें से कोई भी हो सकती है। और असल में यही सारी आइडेंटिटी भारत की विविधता का आधार भी है। तो ये जो आपकी कनेक्टिविटी फिर इस तरह से हुई, अफिनिटी, ये क्षेत्र को ऐसे सेंटर स्टेज पे ले आया, ये क्षेत्रवाद को फिर जन्म दे जाता है। आपका रीजन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण कई बार हो जाता है कि आप नेशन तक से टकराने को तैयार होते हैं उस रीजन के लिए। और आप ये देख रहे होते हैं कि इस नेशन में, इस पूरे के पूरे इंडियन नेशन के अंदर आपका रीजन ही सफ़र कर रहा है, वो डिप्राइव्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। तो ऐसे में इंडिया का विकास हो रहा है, ठीक है, हमें उससे क्या लाभ हो रहा है? हमारा रीजन नहीं डेवलप हो रहा है, हमारा कल्चर, कस्टम, मैनर सफ़र कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ हमारे डेवलपमेंट में कोई अंतर नहीं डाल पा रहे हैं। तो ऐसे में हम या तो डिप्राइव्ड हैं, या हमारे लिए नीतियाँ बन नहीं रही हैं सही ढंग से, या हमारी ज़रूरतों को समझा नहीं जा रहा है सही ढंग से, या फिर संसाधन देश भर के हमारे क्षेत्र से ले जाए जा रहे हैं दूसरे क्षेत्रों के विकास के लिए, या देश की जो सरकार है वो हमारे विकास के लिए उतनी संपदा, उतना संसाधन नहीं दे रही जितनी ज़रूरतें हैं। तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि आप देश के विषय में तो सोचेंगे, पहले अपने क्षेत्र के विषय में सोच लीजिए, पहले क्षेत्र का विकास कर लीजिए, अपनी कौम का विकास कर लीजिए, अपनी, चाहे वो भाषा पर आधारित है या धर्म पर आधारित है, अपने उस ग्रुप का विकास करिए, तो वो प्रायोरिटी पे आ जाता है, ये फिर क्षेत्रवाद हो जाता है। तो तब जा कर के राष्ट्र को इससे खतरा होता है, फिर राष्ट्र चिंता में आता है कि अगर क्षेत्रवादी हो गए सारे, सभी के हृदय में यदि क्षेत्र प्रबल हो गया, रीजन प्रबल हो गया, तो फिर अंततः राष्ट्र पीछे रह जाएगा। होना सबको राष्ट्रवादी चाहिए, पर हो क्षेत्रवादी रहे हैं, होना सबको नेशनलिस्ट चाहिए, हो रीजनलिस्ट रहे हैं, होना नेशनलिज्म चाहिए, हो रीजनलिज्म चाहिए, हो रीजनलिज्म रहा है। तो फिर जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं, या जो नेशनलिस्ट थॉट्स होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है, वो फिर अप्रीहेंसिव हो जाता है रीजनलिस्टों के प्रति, रीजनलिज्म के प्रति।
तो यहाँ पर फिर ये कंटेंशन आ जाती है, एक फिर कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। अ कंटेंशन बिटवीन द नेशनलिज्म एंड रीजनलिज्म, नेशनलिस्ट एंड रीजनलिस्ट, नेशनल डेवलपमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो देन देर इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि नेशन कैसे डील करता है रीजनलिज्म से। तो वो हाई हैंडेडली डील करता है विद फोर्स, या वो उसे बाय फोर्स बाउंड करके रखता है अपने साथ उसकी डिमांड्स को एड्रेस किए बिना, या फिर नेशन ये कोशिश करता है कि रीज़न पता लगाए जाएं इतनी स्टॉन्च रीजनल एक्टिविटी के कारण क्या हैं, इतने स्टॉन्च रीजनलिज्म के रीज़न क्या बन रहे हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों लोग रीजनलिस्ट होते जा रहे हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं नेशन में पूरी तरह से, क्या वो आशावान नहीं रह गए कि नेशन से कनेक्टेड मैनर होकर के वो विकसित होंगे, क्या उनको नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे फेथ लूज़ हो रहा है, क्या नेशन के द्वारा दिए जा रहे उनके क्षेत्र के स्तर पर जो राजनीतिक प्रबंध हैं, अपरेटस, इंस्टीट्यूशंस और अरेंजमेंट्स वो उनके लिए मुकम्मल नहीं पड़ रहे हैं, क्या वेयर इज़ द लैक, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो नेशन अगर तो सही है, नेशन अगर इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक है तो फिर वो इस तरह से सोचता है, और फिर कंसल्टेशंस के दौर होते हैं, फिर बात की जाती है, फिर ये रीजनलिज्म के सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत से सल्यूशंस आते हैं, उन पे हमें अभी डिस्कशन करना है। इस तरह से आप पीसफुली अपने नेशन को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं, और ऑलवेज कोशिश होती है कि रीजनल सेंटिमेंट्स जो हैं वो घटें, सप्रेस ना किए जाएं, घटें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र से जुड़ें। दैट इज़ द थिंग। ये बिल्कुल वैसा होता है, आप विचार करके देखिए कि जब आप एक उम्र में बड़े हो जाते हैं और मुकम्मल भी हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है माता पिता के लिए कि वो उन्हें आपको अपने साथ जोड़े रखें। इसके लिए वो आपके साथ अधिक वार्तालाप करें, आपकी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को अधिक समझें, और उसके बाद समझ करके तर्क के आधार पर आपको या तो समझाएं या आप उनको समझाएं। तो जो तर्क के आधार पर दूसरे को कन्विंस कर ले, वो फिर दूसरा पहले की बात मान के चले, और फिर इस तरह से जो बच्चे हैं वो माता पिता के साथ ही चलते हैं, रहते हैं, और माता पिता को भी भय खत्म हो जाता है कि ये कहीं हमसे पृथक ना हो जाए। लेकिन शर्त है कि सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बदलते समय की बदलती आवश्यकताओं को देखना पड़ेगा, और बहुत बड़े दौर चर्चा के चलते हैं। ये बड़ा ही डेमोक्रेटिक और कंसल्टेटिव और इंक्लूसिव मैकेनिज़्म होता है। हर किसी में उतनी मैच्योरिटी, उतना पेशेंस और टेम्परामेंट नहीं होता है कि वो इसे कंटिन्यू कर जाए, तो फिर फोर्स का इस्तेमाल या इमोशंस की पावर का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटिमेंट्स की फोर्स का यूज़ किया जाता है। फोर्स फिज़िकल हो या इमोशनल हो या टेक्निकल या फाइनेंशियल हो, फोर्स होती है। कुछ समय के लिए आप फोर्स के प्रभाव में आकर के किसी के अनुरूप कार्य कर ही भी लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद फोर्स का यही नतीजा होता है कि फोर्स के द्वारा रिटेलिएट होती है, और अल्टीमेटली फोर्स के टकराव में चीज़ों क्षतिग्रस्त होती है। तो यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त होता है वो संबंध क्षतिग्रस्त होता है, तो फिर संबंध क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं। आई बात समझ में? फोर्स चाहे कोई भी हो, फोर्स का जवाब फोर्स से आता ही है, ये नियम ही है। ओके, दैट इज़ द थिंग। तो चाहे कोई छोटा एटम बड़ों में परिवर्तित हो या बड़ा छोटे में हो, रिलीज तो एनर्जी बेटा होनी ही होनी है, वो फोर्स अपना काम करती है। ओके, तो बेहतर ये है कि सुन लिया जाए, बेहतर है समावेशी बना जाए, ऑल इंक्लूसिव बना जाए, और बेहतर है कि किसी को एक्सक्लूड ना किया जाए। उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, और उसके लिए ही कोशिशें हैं जो संविधान में है, और उसके लिए कोशिशें हैं जो लोगों के हृदय परिवर्तन करने में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा चलाई गई मुहिमों में है, और उसके लिए कोशिशें हैं आने वाली पीढ़ियों के इंटेलेक्ट को नर्चर करने की, जिसके तहत दिए गए बड़े बड़े सिद्धांत हैं। उस समय के मौजूदा लोग भी परिवर्तित होने अनिवार्य हैं, और देश के स्तर पर बुनियादी रूप में दिए जाने वाले कानून जैसे कि संविधान का निर्माण उस क्षेत्र में करना अनिवार्य है, और भविष्य में पीढ़ियां भी उस परिवर्तन के साथ उस मूल भावना को साथ जोड़ करके चले, इसके लिए उनके इंटेलेक्ट को नर्चर करना भी अनिवार्य है। तो कई स्तर पर फिर कार्य करना होता है, ये इतना सहज और सरल नहीं होता, बहुत मेहनत जाती है। कई बारी फ्रीडम फाइटर्स और फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन अपने ही विचारों को अपनी ही लिखी किताबों में कई क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस होते हैं अपने ही विचारों के ऊपर कई क्वेश्चन, और उसके कई उत्तर दिए होते हैं। तो तर्क से भरी हुई वो किताबें हैं जो आने वाली पीढ़ियों के विचारकों का मार्ग प्रशस्त करती हैं, और वो आने वाली पीढ़ी के विचारक उस समय में बस रहे लोगों के इंटेलेक्ट को फिर नर्चर करते हैं। इस तरह से सदा सदा तक ये व्यवस्थाएं फिर चलती रहती हैं। हर समय में हमें जिस चीज़ को प्रमोट करना है वो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, एक डिबेट है, एक डिस्कशन है।
लेकिन शर्त होनी चाहिए डिबेट डिस्कशन किस समाज में कराई जा रही है, वो मैच्योर और नर्चर्ड समाज है कि नहीं, शिक्षित समाज है कि नहीं, साक्षात्कार होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब तो जो मैंने अभी समझाया उसको समझिए। देखिए हमारे देश में बार बार कुछ बातें होती हैं, जिन बातों में ये होता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि जब चंडीगढ़ की बात हुई, हमने उस पर लेक्चर भी बनाए। जब सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल के अंडर केंद्र सरकार चंडीगढ़ को लेकर के आई, तो हम पंजाब राज्य के बहुत से नेताओं ने ये कहा कि ये सीधा सीधा फेडरलिज्म पर अटैक है, या फिर सीबीआई का जब ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड होता है स्टेट्स तक, तब कहा जाता है ये फेडरलिज्म का हनन है।